हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मियोसिस के बारे में। ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारे वीडियोस हैं इस टॉपिक पे, लेकिन मेरा बनाने का मकसद ये है कि आपके कंसेप्ट पहले क्लियर हो और कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चंस मियोसिस से रिलेटेड आते हैं उसको आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सेल डिवीज़न हमें पता है कि दो तरह का होता है, एक है माइटोसिस एंड एक मियोसिस। तो यहाँ पे हमने एक सेल लिया है जिसमें कि 4 क्रोमोसोम है, यानी कि 2n=4। इस सेल में अगर माइटोसिस होता है तो इससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पेरेंटल सेल है उनमें जितना क्रोमोसोम है वही डॉटर सेल में भी उतना ही क्रोमोसोम है। तो ऐसे डिवीज़न को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। दूसरा जो है, अगर इसी सेल में मियोसिस होता है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ है एज कम्पेयर टू द पेरेंटल सेल, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम नंबर का। तो ऐसे डिवीज़न को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि माइटोसिस कहाँ पे होता है और मियोसिस कहाँ पे होता है। सो माइटोसिस जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, दूसरा रिपेयर के लिए होता है, तीसरा रिप्लेसमेंट के लिए होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ है, जैसे कि जाइगोट बनता है तो उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस होता है, उससे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। रिपेयर का मतलब है कि अगर टिश्यू में कोई डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब है जैसे कि हमारे स्किन सेल्स हमेशा क्या होते हैं, वो डाई होते रहते हैं, तो उसको रिप्लेस कौन करता है, माइटोसिस के द्वारा नए सेल बनते हैं। लेकिन जहाँ तक हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस स्पेशलाइज सेल्स में होता है और ऐसे सेल जिसमें कि मियोसिस होता है उसको हम बोलते हैं मियोसाइट्स। अब इस वर्ड को देखिए, यहाँ पे साइट का मतलब होता है सेल, मियो का मतलब मियोसिस, यानी कि ऐसे सेल जिसमें कि मियोसिस होगा उसको हम बोलेंगे मियोसाइट्स और ये हमेशा क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में जो स्पर्म बनाते हैं वो सेल कौन सा है, स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये भी एक टाइप ऑफ मियोसाइट्स है, ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। इससे जो इसमें मियोसिस होता है तो इससे क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं और वो एन होंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर फीमेल में देखा जाए तो वहाँ पे oocytes होते हैं, ये भी टाइप ऑफ मियोसाइट्स है। और यहाँ पे जब मियोसिस होता है तो यहाँ पे एग बनते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो मियोसिस गैमेटोजेनेसिस के लिए, यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होना है वहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, मियोसिस है। तो हम लोग मियोसिस को डिटेल में देखते हैं। सो मियोसिस जो है इसको हम ड्यूअल डिवीज़न बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 डिवीज़न होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। टर्म जो मियोसिस दिया गया है ये फार्मर एंड मूरे 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है और इसका डिटेल स्टडी जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया है, जैसे कि स्ट्रासबर्गर, सटन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ये जब दोनों होगा तभी मियोसिस का सेल डिवीज़न पूरा होगा। अब मियोसिस 1 का जो सब स्टेप्स है वो क्या है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1। लेकिन प्रोफेज 1 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, तो इसके सब स्टेज भी हैं और ये सब स्टेज क्यों है, डिपेंडिंग ऑन द
क्रोमोसोमल बिहेवियर, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोमल बिहेवियर बहुत चेंज होता है, तो उसके बेसिस पे प्रोफेज 1 को सब डिवाइड किया गया है। तो ये जो है इसमें 5 सब डिवीज़न है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आप ये 5 जो सब स्टेज है इसको अगर समझ लेते हैं तो आप पूरे मियोसिस को समझ लेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम बात करते हैं मियोसिस 2 की। तो मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस है। यहाँ पे इसको हम जो स्टेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। अब यहाँ पे देखिए कि जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और मियोसिस 2 में जाता है तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये भी आपको एग्जाम में पूछता है। जो कनेक्ट कर रहा है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को, उसको उस फेज को हम क्या बोलेंगे? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है और इंटरकाइनेसिस में जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 को डिस्कस करते हैं। और मैंने जैसे बताया कि ये काफ़ी जो स्टेजेस है, सब स्टेजेस है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम समझते हैं पहले। यहाँ पे हम लोग प्रोफेज 1 के पहले सब स्टेज को देखते हैं, लिप्टोटीन। तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है एक सेल जिसमें कि 2n=4 एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें कि 4 क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब कुछ इंटैक्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में है, यानी कि बहुत ही स्ट्रेस्ड है, थिन है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको देखते हैं गौर से तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर का एक पोर्शन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और दूसरा पोर्शन क्या है? डाइवर्ज कर रहा है। तो ऐसे जब साइंटिस्ट को देखा तो उन्होंने इसको बोला बुके स्टेज। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि वो स्ट्रेच फॉर्म में दिख रहा है। इसी को अगर हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं यानी कंप्रेस कर देते हैं तो ये कैसा दिखेगा? ओरिजिनल क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखेगा। तो ये जो कॉम्पैक्शन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है कहाँ पे? लिप्टोटीन में। तो दूसरा इवेंट जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। बस इतना ही आपको याद रखना है लिप्टोटीन के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 में से 2 जो इक्वल साइज़ के क्रोमोसोम थे वो पेयर कर रहे हैं और दूसरे जो इक्वल साइज़ के क्रोमोसोम्स थे वो पेयर कर रहे हैं। तो ये जो पेयरिंग हो रहा है इक्वल साइज ऑफ क्रोमोसोम के, इसको हम बोलते हैं बाइवैलेंट। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये पेयरिंग होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस या नहीं तो सिंडेसिस। ओके, अब ये कैसे होता है कि इक्वल साइज के क्रोमोसोम अपने आप एक साथ आ जाते हैं, ये अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं है, लेकिन ये होता है इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि 2 जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स में जो कंपोनेंट होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? आरएनए एंड प्रोटीन होते हैं। तो इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब अगर हम इन 2 क्रोमोसोम यानी कि जो बाइवैलेंट बने हैं इन क्रोमोसोम को देखते हैं तो हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिख रहा है, यानी कि एक बाइवैलेंट में हमें कितना क्रोमेटिड दिखेगा? 4 दिखेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी 4 दिखेगा। ओके, और दूसरी बात यह है कि
हमने 4 क्रोमोसोम लिया था, 4 में से 2 बाइवेलेंट बने हैं। ओके, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, तो बाइवेलेंट कितने बनेंगे? 23 बनेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है जाइगोटिन के बारे में। बाइवेलेंट बन रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उनका कंपोनेंट क्या है और प्रोसेस क्या होता है? सिनेप्सिस, सिंथेसिस। ओके, और यहाँ पे हर बाइवेलेंट में जो 2 क्रोमोसोम हैं उसमें हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो इसलिए हम इसको टेट्राड बोलते हैं। ओके, लेकिन ये जो टेट्राड है वो क्लियरली दिखता नहीं है। ये टेट्राड स्टेज दिखता है हमको पैकेटिन में क्लियरली, यानी कि हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड जो है वो क्लियर आपको दिखेगा किसमें? पैकेटिन में। लेकिन यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो पैकेटिन एंड लिप्टोटिन एंड जाइगोटिन है, ये दोनों शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि ये जब आप लैब में देखेंगे तो इस ज़्यादा देर तक ये नहीं दिखते हैं। जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है, दैट इज़ पैकेटिन, वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है और वो लंबे ड्यूरेशन का होता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं थर्ड स्टेज, दैट इज़ पैकेटिन। अब पैकेटिन में क्या हो रहा है? पैकेटिन बहुत ही कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स स्टेज है, और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होता है। अब यहाँ पे जो बाइवेलेंट थे, ठीक है, 2 बाइवेलेंट थे, अब दोनों के बीच में क्या था? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था। अब दोनों जो क्रोमोसोम हैं उनके बीच में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, सपोज़ कि ये एक क्रोमोसोम है और इसके 2 क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमोसोम है उसके 2 क्रोमेटिड है, तो मैं इसको 1-1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको 2-2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1-1 जो है वो ये जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड, ये इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, और ये वाला और ये वाले को क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन 1 और 2 इसको बोलेंगे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। ओके, और यहाँ पे क्या है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है पैकेटिन में वो क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने से पहले जो साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा वहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमें दिख जाते हैं पहले ही। ये साइंटिस्ट को दिखे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखा तो उन्हें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखा, और ये वही साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स क्या है? ये मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है जो कि पाया जाता है उस एरिया में जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, जो साइट एक्चुअल साइट है क्रॉसिंग ओवर होने का। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स दिख रहे हैं। ओके, तो पैकेटिन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियोलस है, देन साइटोप्लाज्म में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी सब कुछ दिखेंगे। अब इसके बाद जो पैकेटिन के बाद जो स्टेज है दैट इज़ डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है वो पोल की तरफ जा रहा है। ये वाला क्या है? पोल है, ये भी पोल है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो जो सेंट्रोसोम है पोल की तरफ जा रहे हैं। अब जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था इनके बीच में क्या है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डिसोल्यूशन होने लगता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बोले तो क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, लेकिन ये डिसोल्यूशन
वहाँ पे नहीं होता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है। तो जिस पोर्शन में डिसोल्यूशन नहीं हुआ है, जहाँ पे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है, उसको हम बोलते हैं कियाज़माटा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि टर्मिनलाइजेशन, मतलब कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे वो एक दूसरे से अलग होते होते टर्मिनल तक पहुँच गए। सो टर्मिनलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन होता है, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंड, यानी कि जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड तक चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जो कंप्लीशन हो रहा है टर्मिनलाइजेशन का, ये होता है इसके बाद जो स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, दैट इज डायकाइनेसिस। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनिशिएशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस कब हो रहा है? डिप्लोटिन में। लेकिन कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन कब होगा? डायकाइनेसिस में। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब हो रहा है? डिप्लोटिन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी तक यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इंटैक्ट है। न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब कुछ आपको दिखेंगे जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे। तो यहाँ तक हम लोग, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डायकाइनेसिस, उसको हम देखते हैं। सो डायकाइनेसिस जो प्रोफेज 1 का लास्ट सब स्टेज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया? डिसअपियर हो गया है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब कुछ डिसअपियर हो गया। और यही बताता है कि जो दूसरा स्टेप होगा, यानी कि इसके बाद का जो स्टेज होगा वो मेटाफेज 1 होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, दूसरा आपको स्पिंडल फाइबर दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये दोनों क्रोमोसोम जो कि पैकेटिन में एक पॉइंट पे अटैच थे, वो क्या होते हैं? बिल्कुल अलग हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ओके, सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है डायकाइनेसिस में। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है मेटाफेज 1। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर में दो होमोलगस क्रोमोसोम दो प्लेट में, दो इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो गए हैं, ठीक है। एक प्लेट तो ये हो गया और ये दूसरा प्लेट हो गया। अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस के मेटाफेज में केवल एक ही प्लेट का फॉर्मेशन होता है, अगर आपको याद होगा। और दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक क्रोमोसोम जो है वो केवल एक ही स्पिंडल फाइबर से अटैच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी केवल एक ही स्पिंडल फाइबर से अटैच है। ओके, यहाँ पे भी वही हाल है। सो दिस इज मेटाफेज 1, जो कि माइटोसिस के मेटाफेज से काफ़ी डिफरेंट है। ओके, तो इसके बाद जो स्टेज होगा वो एनाफेज 1 होगा, उसके बाद टेलोफेज 1 होगा, तो वो हम देखते हैं। और इसके बाद क्या होगा? एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे और ये पोल की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो क्रोमोसोम जो है इधर पोल की तरफ गए, दो क्रोमोसोम इधर पोल की तरफ गए। ये हो गया एनाफेज 1 में। इसके बाद जो प्रोसेस है वो है टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 जो है वो जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी क्या हो जाएंगे? अपीयर हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसका क्या होता है? डीकंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो जैसे कि क्रोमोसोम थे वो क्या हो जाएंगे? अब स्ट्रेच हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्रोमेटिन फाइबर्स की तरह दिखेंगे। ओके, सो दिस इज टेलोफेज 1। और यहाँ पे जो एस्ट्रल रेस थे और जो स्पिंडल फाइबर थे वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। तो ये टेलोफेज 1 में हो गया। इसके बाद
साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे क्या होगा, डिवीज़न हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाएगा और हमें 2 डॉटर सेल मिलेंगे। मियोसिस 1 जैसे एंड होता है तो हमें क्या मिलेंगे, 2 डॉटर सेल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने बात है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसीलिए मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। ओके, सो मियोसिस 1 जैसे एंड होता है हमारे पास 2 डॉटर सेल मिलते हैं। अब ये जो है प्रत्येक डॉटर सेल, ये पहले क्या होगा, इंटरकाइनेसिस में जाएगा। इंटरकाइनेसिस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे कि एक सेंट्रियोल इसको आया, यहाँ पे भी एक सेंट्रियोल इसको आया, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है इंटरकाइनेसिस में। यानी कि इसको 2 चाहिए सेंट्रियोल, इसको भी 2 चाहिए, तो इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा इंटरकाइनेसिस में। आरएनए का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन डीएनए का फॉर्मेशन डुप्लीकेशन नहीं होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि डीएनए अपने आप में डुप्लीकेटेड है वो, इसलिए उसका डुप्लीकेशन कैसे होगा। तो इंटरकाइनेसिस के बाद जो डॉटर सेल बने हैं, ये डॉटर सेल मियोसिस 2 में जाएगा और ये वाला डॉटर सेल वो मियोसिस 2 में जाएगा। तो हम लोग एक डॉटर सेल को लेके चलेंगे। एक डॉटर सेल मियोसिस 2 में 2 डॉटर सेल बनाएगा। ये भी जो डॉटर सेल है, ये जब डिवीज़न होगा मियोसिस 2 तो इससे भी 2 डॉटर सेल बनेगा। यानी कि टोटल मियोसिस 2 एंड जब होगा तो हमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मियोसिस 2 में क्या होता है। अब जैसा कि हमने बताया कि मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है तो इससे हमें 2 डॉटर सेल मिलता है। ओके, सो ये 2 डॉटर सेल है। मैं एक डॉटर सेल को लेके चल रहा हूँ, इसको मियोसिस 2 में ले जा रहा हूँ। सो मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस। सो प्रोफेज 2 में केवल क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर्स होता है। उसके बाद जब ये मेटाफेज 1 में आता है, आई मीन 2 में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक क्रोमोसोम जिसमें कि 2 क्रोमेटिड है वो इक्वेटर पे आ जाता है, जस्ट लाइक माइटोसिस। हमने पहले ही बताया कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। तो यहाँ पे एक ही प्लेट बन रहा है। मियोसिस 1 में क्या था, 2 प्लेट बन रहा था, यहाँ पे एक ही प्लेट बन रहा है। अब मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि 2 क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर से अटैच है, लेकिन यहाँ पे एनाफेज 2 में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर का डिवीज़न होता है, यानी कि वो सेपरेट हो जाता है और क्रोमोसोम जो है विथ 1 क्रोमेटिड वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड था, लेकिन जब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एनाफेज 2 में एक एक क्रोमोसोम के साथ एक ही क्रोमेटिड रहते हैं, मोनाड कंडीशन इसको बोलते हैं। और इसके बाद टेलोफेज में सेम हो जाएगा, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, गोल्गी बॉडी आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब इसमें साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस 2, तो इससे हमें 2 डॉटर सेल मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो प्लाइडी होगा क्या होगा, N एंड N। तो हमने एक डॉटर सेल को लेके 2 डॉटर सेल बनाया मियोसिस 2 में। तो हमारे पास मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल थे, तो हमें ऐसा क्या मिलेगा, 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। सो ये प्रोसेस जो है आपका चलता है मियोसिस के सेल डिवीज़न में। अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट है या कहीं पे भी किसी भी स्टेप में अगर कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।